नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। जी हां, बिहार वोटर लिस्ट पर आखिर किसकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि आज काफी लंबी बहस हुई है और अभी 2 बजे से एक बार फिर से ये बहस शुरू हो चुकी है। सुनवाई दोबारा से शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है जानेंगे अपने संवाददाता से बिहार वोटर लिस्ट पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि इससे पहले विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगे, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दूसरी प्रमुख खबर एफएटीएफ से जुड़ी, जहां आतंकवाद पर एक बार फिर से पाकिस्तान जो है फंसता हुआ नजर आया। एफएटीएफ की एक रिपोर्ट दरअसल सामने आई है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर भारत की तरफ से जो दावे अभी तक किए जाते थे पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वो दावे सही साबित होते हुए नजर आए। आखिर एफएटीएफ की रिपोर्ट में क्या कुछ है, क्या खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए हुआ है जो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की बढ़ाएगा मुश्किलें, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। जी हां, हालांकि ब्राजील के अलावा और कई सारे देशों पर भी टैरिफ लगाया गया ट्रंप की तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ 50% टैरिफ जो है वो इस वक्त ब्राजील पर लगाया है। और इसके क्या कुछ असर रहेंगे और इसके अलावा किन किन देशों पर कितने फीसदी टैरिफ लगाए गए, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ, जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी हुई लगातार, क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी सुनवाई हुई और इसमें चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वालों की ओर से तमाम दलीलें रखी गई। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडी गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग अपनी याचिकाओं के जरिए की है, तो वहीं दूसरी ओर वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है और ये याचिका दायर कर कहा है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का हक मिलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूरे बिहार का जो चुनावी माहौल है वो इस समय बेहद ही गर्म है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे एक एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो बिहार वोटर लिस्ट का ये पूरा मामला, जिसमें बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और अभी भी ये सुनवाई हो रही है, जहां कई विपक्षी दलों ने आयोग के फैसले को चुनौती दी है। तो ये चुनौती दी गई है, कई सारे विपक्षी दलों की तरफ से याचिकाएं दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है वो मनमाना है और इस वक्त चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। ये बात इन याचिकाओं के जरिए कही गई है और साथ ही कहा है कि लाखों मतदाताओं का अधिकार जो है वोट करने का वो छिन जाएगा। हालांकि इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अपनी सफाई दी गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नाम हटाने की मंशा बिल्कुल नहीं है, खाली जो फर्जी वोटर है उनको साइडलाइन करना है, उनका नाम हटाना जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दें ये तो पूरा मामला क्या है वो हमने आपको बताया, जहां बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई हुई। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरी दलीलें दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इस अपडेशन की जरूरत पड़ी, और क्योंकि कोई भी नाम हटाने की मंशा नहीं है और साथ ही धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर वोटर में भेद आयोग नहीं करता है। इस तरीके की दलीलें चुनाव आयोग की तरफ से आज दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम दलीलें दी गई हैं, लेकिन याचिकाओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। तो सीधे तौर पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्या कुछ कहा है आज सुनवाई के दौरान वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। आप नहीं कह सकते कि ये संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। तो सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं को ये बात कही गई है जस्टिस सुधांशु धूलिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले व्यापक प्रक्रिया की जा चुकी है, आंकड़े भी इसके लिए मौजूद है और इसीलिए 2003 के बाद जो नाम एड ऑन हुए हैं उनकी बात इसमें कही गई है। वो फिर से ऐसा क्यों
उनके अधिकार को है। ये बात याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही किस तरीके की बातचीत सामने आई वो भी एक बार आपको बताते हैं। जस्टिस बागची की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा है उन्होंने कि अगर आप किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाते हैं तो वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन अपील लंबित रहे तो वो आगामी चुनाव में वोट नहीं दे पाएगा। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। जस्टिस बागची ने ये बात कही और कहा कि आपको ये प्रक्रिया चुनाव से बहुत पहले शुरू करनी चाहिए थी, इस समय शुरू नहीं होनी चाहिए थी ये पूरी प्रक्रिया। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही ये प्रक्रिया चुनावों से पहले ही क्यों हो, ये आप पहले भी कर सकते हैं, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस बागची की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं और ऐसे में तमाम अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो अभी भी सुनवाई इस वक्त वहां पर हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें कि कोई जेन्युइन वोटर है या नहीं है ये आयोग को साबित करना है। आयोग मतदाता से ये नहीं कह सकता कि आप ये साबित करें कि आप जेन्युइन वोटर हैं या फिर नहीं है। ये बात कपिल सिब्बल की तरफ से आज कही गई है इस दौरान, इस सुनवाई के दौरान। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। तो ये अलग अलग किसने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी तक की सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहती है, ये उनके अधिकारों के दायरे में नहीं आता है। इस तरीके की ये बात कही गई। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वो। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, अभी फिलहाल क्या कुछ सुनवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे से इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू होनी थी और अभी बहस चलेगी। जहां तक मुख्य दलीलों की बात करें तो सबसे जो मजबूत दलील आप कहें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी वो ये थी कि जो मुख्य कानून है आरपी एक्ट है उसमें प्रावधान है कि आधार कार्ड और चुनाव आयोग का जो मतदाता पहचान पत्र है ये दोनों ही वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए काफी है। लेकिन अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें इन 2 डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव आयोग से पूछेगा कि आखिर इन 2 दस्तावेजों को हटाने की वजह क्या है। और जहां तक कोर्ट के रुख की बात करें तो कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो एक तरीके से देखें तो अपने संवैधानिक दायित्वों को ही पूरा कर रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया मनमानी है या इससे किसी का अधिकार छीना जाएगा। एक हालांकि टिप्पणी कोर्ट की तरफ से ये जरूर की गई कि ये जो प्रक्रिया है ये चुनाव के समय ही नहीं होनी चाहिए, ये सतत प्रक्रिया रहनी चाहिए और ये देश भर में जारी रहनी चाहिए। अगर आपको फर्जी वोटरों को हटाना है तो इसको चुनाव के साथ मत जोड़िए और इसको आप लगातार जारी रखें। बहरहाल कुछ बिंदु हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। मसलन अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि चुनाव आयोग एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर नागरिकता को जांच रहा है जो कि उसका अधिकार नहीं बनता है। ये सबसे बड़ी दलील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दी गई थी। चुनाव आयोग के वकील ये कह रहे हैं कि वो सभी बातों पर अपना जवाब रखेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं ये साफ कर दूं कि मंशा चुनाव आयोग की किसी को भी वोटर लिस्ट से हटाने की नहीं है। ये अपडेशन का प्रोग्राम है, ये वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर है, इसीलिए ये आप ना कहें कि चुनाव आयोग किसी को वोटर लिस्ट से हटाना चाहता है। अभी बहस चलेगी, मुझे लगता है पूरे 2 घंटे अभी बहस और जारी रहेगी क्योंकि इसमें अभी चुनाव आयोग विस्तार से जवाब देगा और उसके बाद याचिकाकर्ता भी अपनी बातें दोबारा रखेंगे। अभी फिलहाल अभी जब 2 बजे दोबारा से ये सुनवाई शुरू हुई है तो अभी क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? देखिए, जब कोर्ट लंच ब्रेक पे गया था तो चुनाव आयोग की तरफ से साफ किया जा रहा था कि 2003 के पहले एक प्रक्रिया हो चुकी है, इसीलिए 2003 को कट ऑफ रखा गया है। दूसरी बात ये कहा गया, काफी सख्त आर्गुमेंट भी किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से कि अगर चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट को बनाना या उसको अमेंड करना नहीं है तो आखिर चुनाव आयोग फिर क्यों बना है। ये इसके अलावा फिर किसी और संस्था का गठन कर दिया जाए। तो ये बड़ी एक तीखी टिप्पणी भी यहाँ पर आयोग के वकील की ओर से की गई थी। बहस अभी चुनाव आयोग के वकील जो है वो अपनी बात रख रहे हैं बिंदुवार, जो विषय सुबह से उठाए गए हैं। अभी जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि एक बार फिर मौका दिया जाएगा पिटिशनर्स को अपनी बात दोबारा रखने के लिए, चुनाव आयोग जो सफाई देता है उस पर। चलिए, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा विकास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकवादी पिछले कुछ सालों से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पारंपरिक तरीके की बजाय आधुनिक तकनीक का भी सहारा लेने लगे हैं। खासकर इंटरनेट के जरिए विभिन्न तरीके से मदद हासिल करना उनके लिए आसान और सुलभ तरीका बन चुका है। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था यानी FATF की हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी धन जुटाने और हिंसक वारदातों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में भारत में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया गया और जांच की भी बात कही गई, जिससे पाकिस्तान की अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोल खुल चुकी है और उसकी सच्चाई एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गई है। FATF की इस रिपोर्ट से भारत का वो दावा और ज्यादा मजबूत हो गया जिसमें भारत लगातार पाकिस्तान में सरकार और सेना द्वारा आतंकियों को पोषित करने का आरोप लगाता रहा है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं FATF की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ खुलासे हुए हैं। तो FATF की ये रिपोर्ट सामने आई है हाल ही में जुलाई 2025 में, जिसमें कई सारे अहम खुलासे किए गए हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो ई-कॉमर्स वेबसाइट से विस्फोटक की खरीद की बात इसमें कही गई है और इस रिपोर्ट से भारत के जो दावे हैं उस पर भी मोहर लग चुकी है। इस रिपोर्ट में गोरखनाथ मंदिर और साथ ही पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका जिक्र इसमें किया गया है। इसके साथ ही LAT और JEM जैसे जो आतंकी संगठन है उनके फंडिंग पैटर्न का भी जिक्र किया गया। लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र इसमें किया गया, जैश ए मोहम्मद का जिक्र इसमें किया गया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की बात इस FATF की इस रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये तमाम बड़े खुलासे तो हुए ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो खास तौर पर अब पाकिस्तान, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में पाकिस्तान का फंसना अब लगभग तय माना करता है पाकिस्तान। ये बात भारत लगातार पिछले कई सालों से कह रहा है और अब FATF की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यही बात कही गई है। इसके साथ ही FATF रिपोर्ट में आतंकी हमलों का जिक्र किया गया। भारत में कई आतंकी हमले हुए, लेकिन उनमें से 2 आतंकी हमलों का जिक्र इसके जरिए किया गया, जिसमें पहला है गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था 3 अप्रैल साल 2022 में। मंदिर की सुरक्षा में तैनात जो लोग थे उन पर यह हमला किया गया, जिस पर FATF की जो जांच हुई उसमें चौंकाने वाला खुलासा इस हमले को लेकर किया गया। उसमें कहा गया कि आतंकी हमलों से पहले विदेश ट्रांसफर की गई थी काफी पैसे, और जो मुर्तजा है आतंकी मुर्तजा ने पेपल और साथ ही VPNs के जरिए 6.69 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे विदेशी अकाउंट में। इसके साथ ही मुर्तजा ने 44 अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी उस वक्त किए थे। तो ये तमाम खुलासे इस वक्त गोरखपुर मंदिर में जो हमला हुआ उसको लेकर के ये खुलासे किए गए। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे हमले का जिक्र किया गया वो है पुलवामा हमला, जो कि 14 फरवरी 2019 में किया गया था और पुलवामा में CRPF जवानों पर यह हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। उसका जिक्र इसमें है। इस हमले में उस दौरान 40 जवान शहीद हुए थे और FATF की रिपोर्ट में इस हमले का भी जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही जांच में भी एक बड़ा खुलासा इस दौरान इस हमले को लेकर किया गया। इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में कि बम बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम पाउडर है, जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उस पाउडर को ऑनलाइन खरीदा गया था। अमेज़न के जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेसेस है वहां से इस पाउडर का ऑर्डर किया गया था। तो सीधे तौर पर किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस वक्त आतंकी करते हुए नजर आ रहे हैं वो इसके जरिए साफ होता है और एक बार फिर से भारत की बात साफ हो जाती है। भारत लगातार जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है। लेकिन इसके साथ ही एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान का अभी तक का जो काला इतिहास रहा है। पहली बार साल 2008 में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था। उसके बाद में साल 2009 में ग्रे लिस्ट से उसे हटा दिया गया था। उसके बाद में 3 साल बाद यानी कि 2012 से लेकर के 2015 तक एक बार फिर से उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया, निगरानी बढ़ाई गई। 2018 में FATF की निगरानी सूची में पाकिस्तान आ गया। FATF ने पाकिस्तान पर सख्ती बरतना शुरू किया और सख्ती बरतने के बाद में मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही आतंकियों के वित्त पोषण पर लगाम लगाने का वादा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था साल 2018 में। इसके बाद में पाकिस्तान कार्य योजना के आधार पर 2022 में उसे इस निगरानी सूची से हटा दिया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि उसे दोबारा से FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाला जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
विशाल, जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार फिर से जो भारत लगातार कहता रहा है कि आतंकियों को वित्त पोषित करता है पाकिस्तान, उस पर मोहर लगी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना भी तय है, पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। विशाल। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसमें खुलासा हुआ है कि जो 2 बड़े हमले हुए पुलवामा का, खास तौर से 14 फरवरी 2019 में, जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए थे, उसमें भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो गोरखनाथ मंदिर है 2022 में जो हमला हुआ, उसमें भी ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल 2 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के नाम हमारे सामने हैं, अमेज़ॉन और पेपैल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो FATF है, ये G7 का इनिशिएटिव है और 1989 में 1989 में इसका गठन हुआ और 2001 में इसमें टेररिज्म को भी जोड़ा गया, यानी कि आतंकवाद से जुड़े मामलों को भी जोड़ा गया, खासतौर से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। पाकिस्तान अभी तक बचता रहा है। इस जो पूरा 2 लिस्ट है, इसमें 2 कैटेगरीज है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो है कि आप आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आपको बताया गया, उसके बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा जो ग्रे लिस्ट है, उसके अंदर ये है कि आपको हमने सचेत किया और आपने ये कहा कि हाँ ठीक है हम एक्शन लेंगे और आपने हमारा सहयोग किया। पाकिस्तान बार बार ग्रे लिस्ट पे आ चुका है, लेकिन अभी जो रिसेंट खुलासे हुए उसके बाद भारत जो बार बार बात उठाता रहा है, हमने अपने प्रतिनिधि मंडलों को भी भेजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो FATF के लेंस के अंडर में है और खास तौर से ई कॉमर्स के जरिए कैसे क्राउड फंडिंग करके या अलग अलग तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है। कृतिका। बिल्कुल, इसी के साथ विशाल कह लगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान की पोल भी खुल रही है, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से किया गया तो उसको लेकर भारत का जो डेलीगेशन है वो कई सारे देशों में गए थे और वहां पर जाकर पाकिस्तान की पोल खुली थी, लेकिन अब तो FATF ने ही पूरी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। बिल्कुल ठीक है आपने, FATF ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से अलग अलग तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड नेटवर्क है वो, और ख़ास तौर से ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसने सबको चौंका दिया है और G7 हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ का ग्रुप है और पाकिस्तान बार बार ग्रेस मार्क से पास हुआ है। कृतिका, 2-3 बार वो आ चुका है ग्रे लिस्ट के अंदर, और इस बार अगर पाकिस्तान फिर से उस पर शिकंजा कसता है और ब्लैक लिस्ट में आता है तो उसको फाइनेंशियल एड भी रुक सकती है, क्योंकि इसके पॉजिटिव एक्शंस भी है। आपके खिलाफ तमाम एड जो है आपको मिलती रहती है, उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तो पाकिस्तान पर खास नजर रहेगी। भारत इस बात को बार बार उठाता रहा है और FATF के नए खुलासे ने इस बात पर मोहर लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बार फिर से टैरिफ बम के धमाके अब शुरू कर दिए। फिलीपींस, इराक, मालदोवा, अल्जीरिया समेत कई देशों में 1 अगस्त से लागू होने वाली ये नई टैरिफ दरों का ऐलान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ 1 अगस्त से ब्राजील से आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसके साथ ही ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की आलोचना करते हुए कहा है कि ये केस नहीं होना चाहिए। दरअसल आपको याद दिला दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर किस किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा ट्रंप के इस टैरिफ बम को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप ने ब्राजील पर फोड़ा टैरिफ बम। तो सबसे पहले ब्राजील की बात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ट्रंप ने एक साथ कई देशों पर भारी भरकम ये टैरिफ लगाया है। एक बार फिर से कई देशों पर ये लगाए गए, जिसमें खास तौर पर अगर हम ब्राजील की बात करें तो 50% का सीधा टैरिफ ब्राजील पर लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा है कि अब तक का सबसे सख्त ये कार्रवाई की गई है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और साथ ही कहा कि अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापार ब्राजील जो है वो नहीं कर रहा है और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राजील के खिलाफ अनुचित व्यापार के जांच के भी आदेश है और जांच से और भी जो टैरिफ है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अभी 50% टैरिफ है, लेकिन जांच के बाद में ये टैरिफ और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही
पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर केस से भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तख्ता पलट के आरोपों में बोल्सोनारो पर केस चल रहा है और उन आरोपों से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। कहीं ना कहीं 50% की टैरिफ की जो बात है ये उसी की वजह से कही गई है। इसी के साथ ट्रंप की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया उस पर अब ब्राजील का रिएक्शन भी सामने आ चुका है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की कड़ी प्रतिक्रिया इस वक्त देखने को मिली है और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की आर्थिक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है। इसके साथ ही अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो ब्राजील भी इसका जवाब देगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया तो हम भी इसका जवाब पूरी तरह से देंगे। ये कड़ी प्रतिक्रिया ब्राजील की तरफ से आई है और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ये एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही ब्राजील के अलावा और किस किस देश पर कितने फीसदी टैरिफ लगाया गया है वो आपको बता देते हैं। ब्राजील पर 50% टैरिफ जो हमने आपको बताया, साथ ही फिलीपींस पर 20%, ब्रुनेई पर 25%, मालदोवा पर 25%। इसके साथ ही 4 और देश अल्जीरिया, लीबिया, इराक और श्रीलंका, इन चारों ही देशों पर 30% टैरिफ लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ये बम फोड़ा है और एक साथ कई देशों पर टैरिफ की ये घोषणा की है। 1 अगस्त से लागू करने की बात इसको लेकर कही गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जेसिका, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है, किसी देश पर 25% तो कई देशों पर 30% और सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया ब्राजील पर 50%, जिसको लेकर रिएक्शन भी देखने को मिला और ब्राजील ने कहा है कि अब हम भी इसी तरीके का टैरिफ लगाएंगे। बिल्कुल, और अब देखिए ये एकदम एक ब्रिक्स समिट के बाद आता है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा की मुलाकात भी हुई थी और ब्रिक्स नेशंस को लेके ट्रंप का कुछ अलग ही व्यू रहा है। उनकी इनॉग्रेशन के टाइम पे आपको याद होगा कृतिका, जनवरी में मुझे याद है मैं उनकी इनॉग्रेशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस देख रही थी तो अब उनसे उस समय एक पत्रकार ने पूछा था ब्रिक्स के बारे में कि उनका ब्रिक्स के बारे में क्या ख्याल है और क्या विचार है, कैसे डील करेंगे वो ब्रिक्स नेशंस के साथ। और उस समय की बात यह है कि ब्रिक्स उनके हिसाब से जो एस है ब्रिक्स में वो स्पेन था, ना कि साउथ अफ्रीका। तो आप एक तरीके से ये बताने का मेरा मतलब इसलिए है कि आप ये समझें कि किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स की तरफ, जो 50% टैरिफ अब लगा रहे हैं ना कि ब्राजील पे पर एक निशाना साधा है ब्रिक्स कंट्रीज पे भी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को कहा गया है कि अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ आप बढ़े, अगर आप लोकल करेंसीज में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो ये खास तरीके से डॉलर पर एक फर्क पड़ेगा जो कि रिजर्व करेंसी है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो वैसा ही एक स्टेटस मेंटेन करता रहे डॉलर जो मार्केट में आज करता है, वर्ल्ड मार्केट में आज करता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया आपने देखी होगी, पर आप जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो हर समय बदलने वाली है, एक कूटनीति के साथ है, एक ऐसी राजनीति के साथ आती है जो उनकी एक डोमेस्टिक पॉलिसी को केटर करती है, ना कि जिस कंट्री के साथ वो डील करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज भी कई सारे देशों पर ये टैरिफ लगाए गए, जिसमें ब्राजील का भी नाम शामिल है, श्रीलंका का नाम शामिल है और साथ ही अगर हम देखें तो मालदोवा का नाम इसमें शामिल है, इराक का नाम इसमें शामिल है। जी, इन सब देशों पे अब एक नया टैरिफ लगाया गया। जैसे कि आपको पता था कि कल एक डेडलाइन थी डोनाल्ड ट्रंप की 90 दिनों की टाइमलाइन जो उन्होंने ली थी, और अगर आप उनके ट्रेड एडवाइजर जो है पीटर नवारो की माने तो उनका अप्रैल में ये कहना था कि वो 90 दिनों में 90 देशों के साथ डील करना चाहते हैं। और उसकी असलियत में आपको बयान करूं आज जो कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में हमने देखा, अभी तक अमेरिका सिर्फ 3 देशों से एक ऐसी डील कर पाया है, जिनमें से है यूके, चाइना और आगे आप देखें जो बाकी 18 देश जिससे अमेरिका को पहले परेशानी थी, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ये 18 देश दुनिया में ऐसे हैं जिसके साथ अमेरिका का 95% ट्रेड डेफिसिट है। इस वजह से वो एक नए टैरिफ लाना चाहते थे और नए टैरिफ लागू करना चाहते थे इन सब देशों पे। तो ये उनकी एक कूटनीति है और उनका एक तरीका है वर्ल्ड मार्केट को थोड़ा अब्जॉर्ब करने का, थोड़े रिफॉर्म्स लाने का। और आपने देखा अभी एक बिग ब्यूटीफुल बिल भी पास हुआ है।